अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इस चैप्टर में हम हिस्ट्री ऑफ एटम और एविडेंस ऑफ एटम के बारे में पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हम एटम, मालिक्यूल, एटॉमिसिटी, मैक्रो मालिक्यूल, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे। ये डेफिनेशंस इनकी हमारी बुक में लिखी हुई हैं। हम डेफिनेशंस को कंसेप्चुअली कवर करेंगे। हमारे बुक में जो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं उनमें जो वर्डिंग यूज़ हुई है उस वर्डिंग को हमने क्लैरिफाई करना है ताकि कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहे। बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बाद हम कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दें तो हमें ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, इनमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले हम मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर। तो मैटर की डिवीजन्स वगैरह जो होती हैं उन्हीं को देखेंगे, उसी में हमें ये डेफिनेशंस मिल जाएंगी। हमने पढ़ा था कि हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली हर चीज़ मैटर है और मैटर जो है इट कुड बी प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर मैटर को हम मिक्सचर का नाम देते हैं, ठीक है ना। और मिक्सचर जो है वो फर्दर हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस हो सकता है, लेकिन इससे हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। हम प्योर मैटर के बारे में ही बात करेंगे ज़्यादा। प्योर मैटर जो है उसको हम सब्सटेंस का नाम देते हैं, सब्सटेंस या प्योर सब्सटेंस। इसकी आगे हमारे पास दो डिवीजन्स आ जाती हैं, एक तो कंपाउंड और एक है एलिमेंट। कंपाउंड में मुख्तलिफ तरह के एटम्स होते हैं, एलिमेंट में सारे एटम्स एक ही तरह के होते हैं। ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं मैटर की केमिस्ट्री में भी, जस्ट हम इसको रिवाइज़ कर रहे हैं। कंपाउंड की एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कंपाउंड की एग्जांपल में H2O, NaCl, ये दो एग्जांपल्स हमने ले ली। एलिमेंट की एग्जांपल लेते हैं। एलिमेंट की एग्जांपल में हम हाइड्रोजन गैस की एग्जांपल ले लेते हैं, हम हीलियम गैस की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखें तो H2O में क्या होता है, इस तरह से H2O का एक मालिक्यूल और दूसरा मालिक्यूल H2O का जो है उनके दरमियान इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये हम पढ़ चुके हैं। वाटर जो है वो इस तरह से एक्सिस्ट करता है। हम थोड़ा सा वाटर भी अगर लें तो उसमें इस तरह बेशुमार वाटर मालिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं। अगर हम NaCl की बात करें तो सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन बन जाता है, क्लोरीन एटम उसी इलेक्ट्रॉन को लेकर नेगेटिव आयन बन जाता है और फिर वो आयन्स आपस में जुड़ जाते हैं। पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, फिर एक पॉजिटिव आयन, फिर नेगेटिव आयन, फिर पॉजिटिव आयन, फिर नेगेटिव आयन। इस तरह से ना एक सीक्वेंस के साथ ये जुड़ जाएंगे। इसके स्ट्रक्चर की भी बात की गई है 9th की केमिस्ट्री में और हम इसको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 4 में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे NaCl का स्ट्रक्चर। एलिमेंट में हम H2 देखें अगर तो एक हाइड्रोजन एटम तो इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट नहीं कर सकता, वो दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ के इस तरह से H2 की फॉर्मेशन कर लेता है और इस तरह से बहुत सारे H2 मालिक्यूल्स हमारे पास एक्सिस्ट करते हैं। इनके दरमियान कोई स्ट्रॉन्ग इस तरह से इंटरमालिकुलर फोर्सेस भी नहीं होती। ये भी हम चैप्टर 4 में स्टडी करेंगे। तो ये अगर हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो एक कंटेनर जिसमें कि हाइड्रोजन गैस है उसमें इस तरह के बेशुमार मालिक्यूल्स होंगे। अगर हम हीलियम गैस की बात करें तो एक कंटेनर में अगर हम हीलियम गैस लेते हैं तो उसमें हीलियम के बहुत सारे एटम्स इस तरह से होंगे। हीलियम का अकेला एटम ही एक्सिस्ट कर सकता है, उसको दूसरे हीलियम से जुड़कर He2 बनाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसका डुप्लेट कंप्लीट है। ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ता है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इधर भी काम करते हैं, इसके लिए भी, इसके लिए भी। खैर ये हमने चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में इसको स्टडी करना है। यहाँ पे हम
एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे। एटम की डेफिनेशन अगर हम देखें तो एटम is defined as the smallest particle of an element which can take part in chemical reaction। अब ना हमारे पास ये एलिमेंट है, तो ये हमारे पास टोटल एलिमेंट है, उसमें ये H जो है बहुत सारे ये एटम्स हैं, ये भी हमारे पास एलिमेंट है, बहुत सारे एक ही तरह के एटम्स हो तो हम उसे एलिमेंट कह देते हैं। तो ये इस एलिमेंट का ये ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये एलिमेंट है, इसका जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है वो ये है, और इसका जो ओवरऑल एलिमेंट है इसका हम स्मॉलेस्ट पोर्शन देखेंगे तो ये है। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये एटम है, यही एटम है, ठीक है। एटम को हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है, कुछ एटम्स इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, कुछ एटम्स इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। देखिए हाइड्रोजन एटम इंडिपेंडेंटली अकेला नहीं रह सकता, तो दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर H2 बना लेगा, या ऑक्सीजन से मिलेगा, या क्लोरीन से मिलेगा, या फ्लोरीन से मिलेगा, इस तरह से वो किसी दूसरे एटम के साथ मिलकर ही रह सकता है। तो इस तरह से ना हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप नंबर 8A या ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस के जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट कर सकते हैं। बाकी नोबल गैसेस के अलावा जितने भी एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट नहीं कर सकते। तो हमने ये देखा कि कुछ एटम्स इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हम एटम को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एटम इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एक्सिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है या नहीं रह सकता। लेकिन जब हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं एटम को तो हम एलिमेंट की बात करते हैं, क्योंकि एलिमेंट में सारे एटम एक ही तरह के होते हैं। हालांकि कंपाउंड में भी ये वाले जो हैं ये एटम्स ही हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, तो इस वजह से हम एलिमेंट की बात करते हैं जब हम एटम को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पे एक नज़र डालते हैं। मॉलिक्यूल इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस। उसमें हम सब्सटेंस की बात करेंगे, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों आ गए उसमें। मॉलिक्यूल इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन एक्सिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट कर सकता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट कर सकता है। अब ये हमारे पास जो है कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, दीज आर प्योर सब्सटेंसेस। ये प्योर सब्सटेंस जो है इसका ये वाला पार्टिकल स्मॉलेस्ट जो इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट कर सकता है, इट वुड बी कॉल्ड मॉलिक्यूल। ये हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, तो इसमें एक H तो नहीं रह सकता, 2 H मिल के रह सकते हैं, तो ये मॉलिक्यूल हो गया। हीलियम का अकेला एटम भी रह सकता है, तो ये मॉलिक्यूल हो गया। तो मॉलिक्यूल की हमारे पास ये एग्जांपल्स जो हैं हमारे पास आ जाती है, ठीक है। अब हम थर्ड टॉपिक हमारा जो है एटॉमिसिटी, इसे देखते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल की एक डेफिनेशन और भी हो सकती है। मॉलिक्यूल इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एक्सिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी हम थोड़ी बहुत वेरिएशन ला सकते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली डेफिनेशन जो है वो करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। एटॉमिसिटी इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब देखें हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल की 3 एग्जांपल्स हैं, तो हम इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स देख लेते हैं। इस मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी 1 है। दिस वन इज़ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये 9th की केमिस्ट्री में भी आप पढ़ चुके हैं। इसमें 2 एटम्स हैं, इस मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी 2 हो गई, इसकी एटॉमिसिटी 3 होगी, इसमें 3 एटम्स हैं। ग्लूकोज C6H12O6, टोटल उसमें एटम्स जो हैं वो 24 बनते हैं, उसकी एटॉमिसिटी 24 हो गई। इस तरह से हमारे पास जो है वो मुख्तलफ़ मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी मुख्तलफ होती है। लास्ट हमारा जो पॉइंट है मैक्रो मॉलिक्यूल, हम इसकी बात करते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स, इनकी एटॉमिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये नहीं कि जैसे ग्लूकोज एटॉमिसिटी 24 है तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल हो गया। एक्चुअली मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वो छोटे मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होकर बड़ा मॉलिक्यूल बना देने का नाम है। छोटे मॉलिक्यूल्स जब जुड़ते हैं और एक बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देते हैं तो उस बड़े मॉलिक्यूल को हम मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम देते हैं।
यहाँ पे ना हम एक एग्जांपल लेते हैं 10th की केमिस्ट्री से, प्रोटीन की एग्जांपल लेते हैं। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होते हैं और प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो अमाइनो एसिड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, तो उसमें कार्बन एटम्स की चेन तो होगी। तो कार्बन एटम्स की चेन में एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा और एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होगा NH2। इसी वजह से इसको अमाइनो एसिड कहा जाता है, अमाइनो एसिड, ठीक है। COOH ग्रुप, NH2 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोनों होते हैं, इस वजह से ये अमाइनो एसिड है। यहाँ पे कार्बन एटम्स की चेन होगी, ठीक है ना, और ये वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे हम H लगा देते हैं। ये हमारे पास अमाइनो एसिड है। इसमें जो R है, इसमें 15-20 कार्बन एटम्स जो है, इस तरह से बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स भी हो सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एटम्स होंगे एक अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल में। एक अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल की अच्छी खासी एटॉमिसिटी होगी, लेकिन वो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल के कॉन्सेप्ट को हमने क्लैरिफाई करना है। एक्चुअली अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होकर प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रोटीन जो है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। कैसे? एक और अमाइनो एसिड ले लेते हैं और इनको हम लिंक करते हैं। ये हम एक और अमाइनो एसिड ले रहे हैं, ये उसका कार्बन था, इस तरफ अमाइनो ग्रुप, इस तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये यहाँ पे ये R लिख दिया। इन दोनों अमाइनो एसिड्स का ये R डिफरेंट हो सकता है। ये जनरल फार्मूला लिखा गया है अमाइनो एसिड्स का। अब यहाँ पे हमारे पास ये है अमाइनो एसिड नंबर 1 और ये है अमाइनो एसिड नंबर 2। एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का OH और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप का H, ये आपस में कंडेंस हो जाते हैं और H2O की फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं और ये दोनों अमाइनो एसिड इस तरह लिंक हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये वाला जो अमाइनो एसिड है, ये इस तरफ इसके साथ लिंक होगा, फर्दर आगे भी लिंक होता जाएगा। इसको भी देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसे लिख लें। यहाँ से क्या होगा, -H2O रिमूव हो जाएगा। हम इस कार्बन को लिखते हैं, ये है C+O और इसके बाद ये OH और ये H नहीं है, तो ये कार्बन डायरेक्ट इस नाइट्रोजन से जुड़ेगा और इस नाइट्रोजन के पास एक इधर हाइड्रोजन जुड़ा है और बाकी ये R है, ये H है, ये C+O और फर्दर जो है आगे OH है। यहाँ पे ये C+O ये वाला, इसके इधर हम लिखते हैं तो C, यहाँ पे R है, यहाँ पे H है ये वाला, और फिर यहाँ पे N और ये H और ये, ठीक है। अब ना ये वाला जो हमारे पास अमाइनो एसिड था और ये वाला अमाइनो एसिड था, ये लिंक हो गए, जिसके नतीजे में ये बॉन्ड बना है। इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू अमाइनो एसिड्स लिंक होते हैं और प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। अब ये वाला जो अमाइनो एसिड था, इसने अपने अमाइनो ग्रुप को यूज़ किया, इस तरफ लिंक हुआ, और अपने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को यूज़ करके इस तरफ भी लिंक हो जाएगा, तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। इसी वजह से मैंने OH यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि ये लिंकेज एक्सटेंड हो रही है। ये वाला जो अमाइनो एसिड है, इसने अपने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के OH को यूज़ करके ये इधर लिंक हुआ और अमाइनो ग्रुप के H को यूज़ करके ये इधर लिंक होगा, फर्दर एक्सटेंड होगी ये लिंकेज। तो मैंने इधर H नहीं लिखा एक, तो ये लिंकेज एक्सटेंड होती जा रही है दोनों तरफ और इस तरह N मॉलिक्यूल्स लिंक हो जाते हैं अमाइनो एसिड के, और इस तरह एक मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है जिसे हम प्रोटीन का नाम देते हैं। प्रोटीन इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल, इसकी एटॉमिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक आइडिया के लिए हमारी बुक में लिखा गया है कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड में पाई जाती है, ऑक्सीजन कैरी करती है। हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 10,000 एटम्स होते हैं और उसका जो हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल का मैस है वो हाइड्रोजन एटम के मैस से 68,000 टाइम्स ग्रेटर है, ज़्यादा है। तो ये हमारे पास चारों कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर कर लिए। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि ये सारे लेक्चर्स जो हैं एक सीक्वेंस के साथ आप तक पहुंचते जाएं।